हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर्स में हम देख चुके हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैंने मैथमेटिकल मेथड बताया था जिसमें हमने कुछ रूल्स पढ़े थे स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में, उसके अकॉर्डिंग हमने मैथमेटिकल कैलकुलेट करा था। उसके बाद हमने कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेट कंपाउंड के लिए हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। अब हम बात करने वाले कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर दे दिया हो, आयोनिक हो कोवलेंट हो, तब तो कोई दिक्कत नहीं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर दे दिया हो तो किस तरीके से उसमें ऑक्सीडेशन नंबर हम बताएंगे। तो थोड़ा सा मैं स्टार्टिंग से लेता हूँ, मतलब चीज़ों बेसिक से। अगर मैं लेता हूँ, अगर कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है, वैसे ये मैं पहले बता चुका हूँ, फिर भी एक बार जल्दी से बताता हूँ। कोवलेंट बॉन्ड अगर हमारे पास है तो कोवलेंट बॉन्ड के अंदर हम किस तरीके से देखते हैं। तो एक चीज़ पहले मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ कि दो मैं ले रहा हूँ यहाँ पर एलिमेंट ए और बी अननोन की फॉर्म में, और उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो मैं पहले ही स्पेसिफाई कर देता हूँ, गिवन दे देता हूँ कि ए से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बी है। ठीक है, क्योंकि हमने देखा था फर्स्ट लेक्चर में जो डेफिनेशन है वो बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग ही दी गई है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, वो बॉन्ड को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा और उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और जिससे ले रहा है उस पर पॉजिटिव चार्ज। तो ये मैंने स्पेसिफाई कर दिया, क्योंकि अननोन है तो मुझे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू तो पता नहीं है, तो मैंने मान लिया कि ए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन बी। अब मैं कह रहा हूँ, ठीक है, इसको इस तरीके से ले लेता हूँ, मैं केस 1 लिखता हूँ मैं। केस 1, जब ए और ए के बीच में बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो या फिर डबल बॉन्ड हो या फिर क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो। सिंगल हो, डबल हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, सेम एलिमेंट के बीच में या सेम एटम के बीच में बॉन्ड्स बन रखे, सेम टाइप ऑफ एटम के बीच में बॉन्ड बन रखे, तो उनके बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है तो उनके ऊपर ऑब्वियस ये बात है, चार्ज कोई सेपरेशन नहीं आएगा, ना तो कोई ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को, ना ये खींचेगा। तो यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूँ तो जीरो, इस पे भी जीरो। भले डबल बॉन्ड हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और भले ट्रिपल बॉन्ड हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है। केस 2, अगर बॉन्ड बन रहा है किसके बीच में, अलग अलग एलिमेंट के बीच में, जैसे यहाँ मैं जो बताना चाह रहा हूँ, ए और बी के बीच में बॉन्ड बन रहा है सिंगल, ए और बी के बीच में बन रहा है डबल बॉन्ड, ए और बी के बीच में बन रहा है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, बी ले लेते, सी अननोन हमने डिफाइन नहीं करा है तो बी ले लेते यहाँ पे, तो इस तरीके से। अब जब ए और बी के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर, ठीक है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पर चार्ज क्या आता है, नेगेटिव, तो इस पे चार्ज आएगा -1, इस पे चार्ज आएगा +1। एक बॉन्ड की वजह से एक माइनस आएगा, तो दो बॉन्ड की वजह से इधर कितना आ जाएंगे, -2, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हमने बोल दिया, और इधर कितना आ जाएगा +2। इसी तरीके से 3 बॉन्ड है तो यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है तो -3, और यहाँ पर +3। तो इस तरीके से हम, ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, केमिकल बॉन्डिंग मेथड में कोवलेंट बॉन्ड की अगर मैं बात करूं तो उसमें हम अगर सेम एटम के बीच में बॉन्ड बन रहा है, भले सिंगल, डबल या ट्रिपल, ठीक है, तो उनमें कोई EN डिफरेंस नहीं होगा, तो उन पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0 दोनों पे। और दो अलग अलग एलिमेंट है, दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा एक बॉन्ड की वजह से, तो 2 की वजह से 2 नेगेटिव, 3 की वजह से 3 नेगेटिव। ठीक है, इस तरीके से। अब ये तो हुआ कोवलेंट बॉन्ड की बात। अब मैं बात करता हूं कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने कोऑर्डिनेट कंपाउंड के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कोऑर्डिनेट या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनको बोलते हैं, उसमें किस तरीके से निकालते हैं, सेंट्रल एटम, लिगेंड और ये सब हमने बातें करी थी। अब मैं कह रहा हूँ कि कहीं कोवलेंट बॉन्ड की जगह, कहीं जगह कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो हमने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा, अगर वो आ रहा है तो किस तरीके से हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिफाइन करेंगे। कंडीशन वापस सेम मैं वही लिख देता हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ए की लेस है बी से, सेम ही ले रहा हूं मैं कंडीशन। ठीक है, अब देखना इसमें, अब मैं कह रहा हूं कि अगर ए के पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर क्या होता है, एक एटम होता है जो अपने दोनों
मतलब जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो एक ही एटम डोनेट करता है, मतलब एक एटम अपना लोन पेयर को डोनेट करता है दूसरे एटम को जिसके पास नहीं होता। तो एक डोनर एटम होता है, एक्सेप्टर एटम होता है। तो डोनर एटम अपना लोन पेयर को डोनेट करता है और एक्सेप्टर एटम उसका लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है। लेकिन वो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो दोनों के बीच में शेयर्ड होता है इक्वली, ठीक है। डोनर एक होता है लेकिन शेयर दोनों के बीच में इक्वली होता है। जैसे यहाँ पर अगर मैं कह रहा हूँ कोवलेंट में एक इलेक्ट्रॉन बी का है, एक इलेक्ट्रॉन ए का है, तो ये कोवलेंट बॉन्ड है। लेकिन ए और बी के बीच में इस तरीके से एरो बना दिया, या कई बार हम इस पे प्लस और जिस पे एरो के उसकी तरफ माइनस, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते। तो जिसके बीच में ये एरो का टेल है वो तो डोनर होता है और जिस तरफ एरो है वो कौन होता है, एक्सेप्टर होता है, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाता है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक बार बन जाता है तो वो भी कैसे, कोवलेंट बॉन्ड जैसे बिहेव करता है। लेकिन खास बात ये है कि लोन पेयर डोनेट एक ही एटम करता है और वो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एक ही एटम का होता है, लेकिन शेयर कौन करते हैं, दोनों करते हैं। इसमें बी का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता उस बॉन्ड के अंदर। अब इस तरह के बॉन्ड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब बन रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब बन रहा है तो ए और बी के बीच में जो डोनर होता है, ठीक है, जो डोनर होता है क्योंकि वो डोनेट कर रहा है और एक्सेप्टर एक्सेप्ट कर रहा है, तो जो ले रहा है उस पर -2 चार्ज आता है एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से, और जो दे रहा है उस पर +2 चार्ज आता है एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से। ए और बी के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है जो एरो से मैंने रिप्रेजेंट करा है। तो एरो से मैंने रिप्रेजेंट करा है, तो यहां पर क्या है, बी के ऊपर जो लोन उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एक्सेप्ट कर रहा है या उस लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है वो एक्सेप्टर एटम कहलाता है, उस पर -2 चार्ज आएगा, और जो दे रहा है वो +2 चार्ज आएगा। लॉजिकली ऐसे भी समझ सकते हो क्योंकि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, यहाँ तो दोनों इलेक्ट्रॉन कहते हैं, एक इसका था एक इसका था, तो इसका इलेक्ट्रॉन तो था ही, लेकिन अब जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की जो वजह से ये इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा था वो दूसरे ए एटम के इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा था, इसलिए यहाँ पे माइनस बना है। अब यहाँ पर क्या है, जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो खुद के किसके, ए के ही है, इसलिए वैसे दोनों इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो दोनों का नुकसान किसको हो रहा है, ए को हो रहा है, इसलिए यहाँ पर -2 आ रहा है, इस पर आ रहा है +2। तो ध्यान रखना नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर तो एक बॉन्ड की वजह से एक माइनस और एक प्लस आता है, लेकिन अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो डोनर है जो दे रहा है उस पर +2 चार्ज आएगा, ठीक है, जो ले रहा है माइनस, तो प्लस माइनस का सिंबल तो अभी भी सेम है, ठीक है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा यहाँ पे भी बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये ले रहा है तो -2 और जो दे रहा है उस पर +2, प्लस माइनस का तो खेल यही है। लेकिन 2 और 1 कब आएगा, तो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड की केस में आएगा और कोवलेंट की केस में इधर 1 आएगा। दूसरी पॉसिबिलिटीज में है कि ए ही बॉन्ड बना रहा है ए के साथ और वो भी कैसा, वापस से कोऑर्डिनेट, ठीक है। ए अपने दूसरे ए एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है और वापस से जो एक्सेप्ट कर रहा है उस पर वापस से -2, जो डोनेट कर रहा है उस पर कितना आ रहा है, +2, ठीक है। दो कंडीशन ले ली, एक तो ए अपने ही दूसरे के एटम को डोनेट कर रहा है तो वापस जो एक्सेप्टर है -2, डोनर है +2, या ए क्या कर रहा है, दूसरे एलिमेंट को डोनेट कर रहा है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव को अगर डोनेट कर रहा है तो वापस से -2 और +2। तीसरी एक कंडीशन और बचती है कि यहां पर उल्टा हो जाए, ए को डोनेट कर दे कई, अगर बी ए को डोनेट कर दे, बी से मतलब क्या है कि बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को लोन पेयर डोनेट कर रहा है या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो उस केस में लेने वाले पे भी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा और देने वाले पे भी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। आ रही मेरी बात समझ में, ठीक है। तो लेने वाले पे भी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट और देने वाले पे भी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, कब, तो ये चीज ध्यान रखना कोऑर्डिनेट बॉन्ड में स्पेसिफिक, कि दो एलिमेंट है हमारे पास ए और बी और दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या है, डिफरेंस है। अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है, आइदर वो खुद के ही एटम को दूसरे, मतलब अपने दूसरे एटम को डोनेट कर रहा है, ठीक है, सेम टाइप के एटम को डोनेट कर रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या फिर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उससे ज्यादा किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को डोनेट कर रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, जो हमने मेंशन कर दिया, और वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है या उसको लोन पेयर डोनेट कर रहा है, उस केस में दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, 0 आएगा। आ रही बात समझे, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। हाँ, इनके एग्जांपल्स मैं करवा रहा हूँ, लेकिन ये ध्यान रखना कोवलेंट और कोऑर्डिनेट इसलिए मैंने एक साथ कंपेयर करके बताया कि इनमें फर्क क्या है। हाँ, ये चीज हमें पता होना चाहिए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है। इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है,
फर्स्ट एग्जांपल ले लेता हूँ HCN, ठीक है। HCN जो होता है, अगर मैं इसमें बनाऊँ कि किस तरीके के इसमें बॉन्ड होते हैं, तो H का C के साथ सिंगल बॉन्ड और C का N के साथ ट्रिपल बॉन्ड, सारे कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। अगर मैं इसमें बात करूं ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो हाइड्रोजन और कार्बन में से हाइड्रोजन कार्बन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, तो इस पे चार्ज आएगा प्लस और इस पे चार्ज आएगा माइनस। फिर अगर मैं बोलता हूँ कार्बन और नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूँ, कार्बन और नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूँ, तो नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और 3 बॉन्ड है, ठीक है, 3 बॉन्ड है, तो ये वाला केस आ जाएगा। तो 3 बॉन्ड की वजह से इस पे आएगा -3 और इस पे आएगा +3, तो यहाँ लिखा मैंने -3 और इस पे लिखा +3। अब इस पे तो कोई दिक्कत नहीं, इस पे -3 है, इस पे कोई दिक्कत नहीं, इस पे +1 है, लेकिन कार्बन पे इसकी वजह से -1 आ रहा है और इसकी वजह से क्या आ रहा है, +1 आ रहा है। तो ओवरऑल अगर कार्बन का मैं इस कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट पूछूंगा तो क्या बोलूंगा, +3 बोलूंगा, -1 बोलूंगा, ठीक है, दोनों ही गलत है। उस केस में मुझे इसका जो भी नेट इस पे चार्ज आ रहा है उसका समेशन बताना पड़ेगा, और नेट जो इस पे चार्ज आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है +3 और -1 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, +2। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा कार्बन का, किस केस में, HCN के केस में, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस मैंने पहले भी कराए, तो ये तो था नॉर्मल बॉन्ड। अब इसी में ही, ठीक है, इसको बोलते हैं HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोसाइनाइड बोलते हैं, और ये आइसोसाइनाइड H अगर मैंने NC ले लिया, ठीक है, आइसोसाइनाइड CN साइनाइड कहलाता है, NC आइसोसाइनाइड कहलाता है। इसका बॉन्ड कैसे होगा, तो यहाँ पे H के साथ N सिंगल बॉन्डेड होगा, डबल बॉन्डेड C होगा, और एक क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, यानी, ठीक है, जैसे लिखा उसी सीक्वेंस में स्ट्रक्चर में मिलते हैं। ये HCN में इस तरीके से मिलते हैं, सारे कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। यहाँ पर H और N के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, N और C के बीच में भी कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन एक कैसा है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करूं, यहाँ पे देखें तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस में, एक कार्बन का लिया, तो कार्बन के काउंट करें तो 1 2 3 4, ठीक है, 4 खुद के इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन के पास क्या है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है इस केस में, और 1 2 3 टोटल 5 इलेक्ट्रॉन हो गए वैलेंस इसके, ठीक है, और ऑक्टेट भी इनका कंप्लीट हो गया। यहाँ से अगर हम देखें वापस से हाइड्रोजन का एक, नाइट्रोजन का एक, ये तो हो गया इनके बीच में। यहाँ पे 1 और 2 और 3 तो हुए नाइट्रोजन के, और एक जो लोन पेयर जो बचा हुआ था उसके साथ इसने क्या बना लिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। कार्बन की बात करें तो 1 और 2 ये तो इसका नाइट्रोजन का, और एक इसके ऊपर क्या हो जाता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कार्बन के ऊपर। तो इस तरीके से ये हाइड्रोसाइनाइड का स्ट्रक्चर है, HNC बोलते हैं। अब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर मैं बात करूँ, तो ऑक्सीडेशन स्टेट की देखना, H और N में से ये तो आ जाएगा प्लस, ठीक है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे क्या आ जाएगा, -1, ठीक है, इस पे +1 और इस पे -1, ये तो हुआ। अब नाइट्रोजन और कार्बन की अगर मैं बात करूँ, तो नाइट्रोजन और कार्बन में से अगर मैं इन 2 कोवेलेंट बॉन्ड की बात करूँ, तो 2 कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, +2, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड की बात। अब मैं अगर इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करूं, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ क्या कर रहा है, लोन पेयर डोनेट कर रहा है। जो केस हमारा इस केस में कौन सा, ये थर्ड केस आ गया कि बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ क्या कर रहा है, उसको लोन पेयर डोनेट कर रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, एरो का साइन इस तरह का है। तो इस केस में दोनों पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, 0 0। तो यहाँ पे भी इस बॉन्ड की वजह से कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आएगी, तो कोई चार्ज नहीं आएगा। तो अगर मैं काउंट करूं यहाँ पर, तो देखना हाइड्रोजन पे +1, कार्बन पे +2, और इसका ओवरऑल अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो -2 और -1 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -3, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको जनरली देखने को मिल जाएंगे जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ केसेस, कुछ एग्जांपल्स मैं बताता चल रहा हूँ जिनको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल इसके अंदर, थर्ड एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, इसमें CO कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं इसको। कार्बन मोनोऑक्साइड के स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो कार्बन 1 और 2 तो कैसे होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं, नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड, और एक होता है इसमें
कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो ऑक्सीजन डोनेट करता है। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में, तो 1 2 तो इस कोवैलेंट बॉन्ड में यूज हो गए, 2 इसके अंदर यूज हो गए कोऑर्डिनेट में। कितने हो गए? 4 और 5 और 6, ये हो गए 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के जो वैलेंस शेल में होते। और यहाँ से देखेंगे तो 2 4 6 और 2 8 ऑक्टेट भी इसका कंप्लीट हो गया। कार्बन की बात करें तो 1 और 2 दो ही शेयर करे इसने, और 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी इसके पास है। ठीक है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर है। अगर मैं बात करूँ या ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो 2 कोवैलेंट बॉन्ड की वजह से, 2 कोवैलेंट बॉन्ड की वजह से ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ तो आएगा -2 और इस पे उसकी वजह से आएगा 2 + 2। अब जो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर, ठीक है, उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को क्या कर रहा है? लोन पे डोनेट कर रहा है और उसकी तरफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। तो इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से कोई चार्ज इस पे नहीं आएगा, 0 0 आएगा। तो अगर मैं ओवरऑल पूछूं तो कार्बन का यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आएगा और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या आएगा? -2 आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए इसमें, ठीक है, एक एडक्ट होता है इसमें। एडक्ट प्रोडक्ट मतलब, एडक्ट का मतलब होता है एडिशन प्रोडक्ट। वो होता है BF3 एरो और यहाँ पर NH3। ठीक है, ये एडक्ट मतलब ADDUCT मतलब एडिशन प्रोडक्ट है। ठीक है, इसको एडक्ट बोलते हैं। कैसा बनता है स्ट्रक्चर? तो इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ये बोरोन, उसके साथ 3 फ्लोरीन, क्योंकि हमें पता है बोरोन के अंदर एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है, तो उस वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर नाइट्रोजन अपना क्या करता है? लोन पेयर डोनेट करता है। और यहाँ पर NH और यहाँ पर H, इस तरीके के प्रोडक्ट बनते हैं। भाई NH3 अलग था, BF3 अलग था। NH3 में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर था, BF3 के अंदर बोरोन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल था, तो ये डोनर हो गया, अपने लोन पेयर को डोनेट कर रहा है, ये एक्सेप्टर हो गया। यहाँ अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो बोरोन की वजह से फ्लोरीन पे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो -1, इस पे भी -1 और इस पे भी क्या है? -1। इन 3 की वजह से -1 है, तो यहाँ 3 की वजह से क्या आ जाएगा? +3 आ जाएगा। अगर यहाँ बात करें हम नाइट्रोजन की, तो यहाँ पे भी +1 +1 +1 और तीनों की वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा? -3। अगर इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करें तो फिर से वही बात आ गई कि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बोरोन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से इस पर कोई चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या कर रहा है? अपना लोन पे डोनेट कर रहा है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल है जिनको आपको ध्यान रखना है। और देखो एक क्वेश्चंस या इस तरह के कंपाउंड मिलते हैं जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो आप उसमें ध्यान रखिएगा। उस केस में वहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम टाइप को एटम को करे या मोर इलेक्ट्रो को करे, तब तो कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, लेकिन अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को कर रहा है तो उस पर उनकी वजह से कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आता, उन पर कोई चार्ज नहीं आता है। ठीक है, तो इसको एक बार आप कॉपी कर लें। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? एवरेज हम वर्ड कब यूज करते हैं? जब एक से ज्यादा की किसी ऑब्जेक्ट की अगर हम बात कर रहे हैं, यानी ठीक है, अगर हम बोलते हैं एवरेज स्पीड है, तो एक पर्टिकुलर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 100 किलोमीटर एक डिस्टेंस का एवरेज बताते हैं कि स्पीड कहीं अच्छा हाईवे तो ज़्यादा स्पीड से चल रही 70-80 की, अगर सिटी ट्रैफिक आ गया तो वहाँ 15 से भी चल रही 20 भी चल रही, लेकिन ओवरऑल हमने बात करी 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल रही 55 चल रही, तो एक एवरेज बताता है। इसी तरीके से यहाँ जो एवरेज है, यहाँ पे एवरेज का मतलब क्या है कि एक कंपाउंड में, एक कंपाउंड के अंदर अगर एक टाइप का एलिमेंट एक से ज़्यादा बार आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल दूँ H2SO4 में हाइड्रोजन भी 2 आ रहे हैं, मतलब एक से ज़्यादा बार आया, और ऑक्सीजन भी 4 आ रहे हैं, मतलब एक से ज़्यादा बार आया। मतलब समझाने का मतलब ये है कि अगर किसी कंपाउंड में एक ही एलिमेंट एक से ज़्यादा बार आ रहा है, तो अगर मैं उसके अंदर मैथमेटिकली जब कैलकुलेट करूंगा, मैथमेटिकल जब मैं किसी एक टाइप के एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करूंगा, तो वो हाइड्रोजन या ऑक्सीजन का एवरेज कैलकुलेट करके आएगा कि 2 हाइड्रोजन का एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या है और 4 ऑक्सीजन का एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर तो हमेशा एक
एटम के लिए कैलकुलेट किया जाता है, एक एलिमेंट के लिए किया जाता है कैलकुलेट। अगर एक से ज़्यादा बार आ रहा है तो वो उन सबका एवरेज कैलकुलेट करके बता देगा मैथमेटिकली। एग्जैक्ट आपको हर एक एटम का अगर कैलकुलेट करना है तो उसका क्या करो, आप स्ट्रक्चर बना लो उस कंपाउंड का, और स्ट्रक्चर बना के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से आप जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उसको नेगेटिव दे दो, कम है उसको पॉजिटिव दे दो। इस तरीके से आप सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड के लिए, जैसे भी मैंने बताया था, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं एग्जैक्टली हर एक एलिमेंट के, हर एक एटम के लिए। लेकिन अगर आपको मैथमेटिकल कैलकुलेट कर रहे हो आप, तो हमेशा वो एवरेज बताता है 2 3 4 5 जितने भी एटम्स है। ठीक है, तो ऐसे ही मैं उनको कुछ एग्जांपल्स के तौर पे इनको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो सबसे पहला एग्जांपल ले रहा हूं मैं, कार्बन सब ऑक्साइड। कार्बन सब ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है C3O2। ठीक है, कार्बन सब ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है C3O2। तो मैं दोनों तरीके से लूंगा, यानी पहले मैं बात कर रहा हूं मेथड 1। मेथड 1 कुछ नहीं है, मैथमेटिकल मेथड है मेरा। ठीक है, मैथमेटिकल मेथड है कि मैथमेटिकल मेथड से अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, और स्ट्रक्चर से मैं करता हूं तो क्या आएगा। ठीक है, दोनों को मैं जो बताना चाह रहा था वो एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो मेथड 1 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर C3O2 के अंदर मुझे कैलकुलेट करना ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीजन का यहां पर इन जनरल, कार्बन कैसा है, नॉन मेटल है, तो ऑक्साइड नॉर्मल हुआ, तो ऑक्सीजन का मैंने मान लिया कितना, -2, और कार्बन 3 दे रखे, कार्बन का मुझे पता नहीं तो मैंने मान लिया x। तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो 3 कार्बन एटम, हर एक का ऑक्सीडेशन नंबर x प्लस 2 ऑक्सीजन एटम और हर एक का ऑक्सीडेशन नंबर -2 इक्वल्स टू, इस पर कोई चार्ज नहीं है तो 0। तो ये आ जाएगा 3x - 4 इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 4/3। तो ये जो 4/3 है, ये 3 कार्बन दे रखे हैं यहाँ पे। C3 में कितने कार्बन है, 3 कार्बन। एक कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर है 4/3। हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर एक एलिमेंट का, एक एटम का आता है। तो क्या अलग अलग एटम के अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर होंगे? बिल्कुल, हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, वो डिपेंड करेगा उसके स्ट्रक्चर पे। तो मैथमेटिकल जब आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, मैथमेटिकल जब आप कैलकुलेट करोगे तो मैथमेटिकल हमेशा आपको एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ही बताएगा। ठीक है, मेथड 2 अगर मैं कैसे देखता हूं, स्ट्रक्चर से इसको देखता हूं। मेथड 2 जो कि स्ट्रक्चर वाइज में देखता हूं, स्ट्रक्चर से अगर मैंने देखा तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है कार्बन सब ऑक्साइड का, वो होता है तीनों कार्बन डबल बॉन्डेड होते एक दूसरे से और दोनों ऑक्सीजन टर्मिनल पे इसके आ जाते हैं डबल बॉन्डेड। ये C3O2 का स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे निकालनी है, तो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो 2 बॉन्ड की वजह से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर क्या जाएगा -2 और इस पर क्या चार्ज आएगा +2। फिर इन दोनों में अगर मैं देखूँ तो दोनों, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। जब दोनों कार्बन क्या है, सेम है, दोनों कार्बन है, तो इन दोनों की वजह से इस पर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, तो इस पर भी कोई चार्ज नहीं है, इस पर भी कोई चार्ज नहीं है। तो यहाँ पे भी इसकी वजह से तो 0 और इसकी वजह से भी 0 रहेगा, तो वो लिखने की जरूरत नहीं। तो 0 + 2 करोगे तो +2 आएगा, क्योंकि लास्ट में हम क्या करते हैं, सबको ऐड कर लेते हैं। इसी तरीके से इस कार्बन पर, इस कार्बन पे देखिए तो यहाँ पे भी 0 आएगा और यहाँ पे भी 0 आएगा, इन दोनों की वजह से। और लास्ट में कार्बन और ऑक्सीजन की वजह से देखिए तो इन दोनों की वजह से कार्बन पे +2 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन पे -2। तो स्ट्रक्चर अगर हमें पता है तो स्ट्रक्चर में हर एक एलिमेंट का वो सेम टाइप के हैं या अलग अलग टाइप के, हर एक एलिमेंट का मैं क्या बता सकता हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर बता सकता हूँ। अगर स्ट्रक्चर पता है तब तो बहुत ईजी है और बेनिफिशियल है हर चीज़ के लिए, क्योंकि क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कार्बन सब ऑक्साइड में या C3O2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। अगर ऐसा पूछा गया है दैट मीन्स वो एवरेज पूछ रहा है, क्योंकि अकेले एक कार्बन की बात करी तो वो आ जाएगा 4/3। लेकिन वो अगर ये दे दे कि कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या पॉसिबल है, तो ए ऑप्शन दे दे +2, बी ऑप्शन दे दे 0, सी दे दे नन ऑफ द, डी दे दे A एंड B बोथ, तब
दोनों पॉसिबल है, वो कब बता पाओगे जब आपको स्ट्रक्चर पता होगा, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट इसलिए कि दोनों तरीके से ही पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, इसलिए आपको स्ट्रक्चर भी कुछ कुछ पता होने चाहिए। नॉर्मल स्ट्रक्चर में नहीं बता रहा, कुछ कंपाउंड ऐसे जिनके स्ट्रक्चर हमें जनरली नहीं पता होते, तो वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी बात मैं जो बोल रहा हूँ, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, जो मैथमेटिकल कैलकुलेट करते हैं वो एवरेज होता है। तो एवरेज कैसे आया, तो हम एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट में, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ किसका, कार्बन की बात कर रहा हूँ, यानी ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहा, किसकी बात कर रहा हूँ, कार्बन की। चाहो तो आप ऑक्सीजन का भी निकाल सकते हो एवरेज, जैसे कार्बन का निकाल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ मैंने क्योंकि कार्बन का निकाला है तो ठीक है, यहाँ कार्बन का निकाला है, तो इससे भी स्ट्रक्चर से भी मैं एवरेज निकाल के बता रहा हूँ और मैथमेटिकल निकाल रहा हूँ, दोनों क्या आएगा, सेम ही आएगा। कैसे, एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस पे चार्ज कितना है +2, तो यहाँ लिखा मैंने +2, दूसरे कार्बन पे चार्ज कितना है 0, तो +0, प्लस इस पे चार्ज कितना है 2, तो +2। यू आर टोटल एवरेज निकालने के लिए टोटल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट और डिवाइड बाय कितने एटम है, 1 2 3, तो डिवाइड बाय कर दिया मैंने 3। कैसे करा फिर से देख लेना, जितने भी एटम्स है उन सब एटम्स पे उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उनको तो न्यूमरेटर में ऐड करना है, और डिनोमिनेटर में कितने एटम है उन सबको क्या करना है, ऐड करके लिख देना है। तो यहाँ पे 1 2 3 3 एटम थे कार्बन के, तो 3 लिख दिया, और +2 0 +2 सबको ऐड कर दिया, तो ऐड करोगे तो कितना आएगा, 4/3 आएगा। और यहाँ से देख सकते हो ये भी 4/3 आ रहा है और ये भी 4/3 आ रहा है। तो स्ट्रक्चर से भी मैंने एवरेज निकाला और मैथमेटिकल भी निकाला, तो दोनों सेम आ रहे हैं। दैट मीन्स जो मैथमेटिकल हम कैलकुलेट करते हैं हमेशा वो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, यानी ठीक है। कब एवरेज होगा, अगर उस कंपाउंड में वो एक एलिमेंट एक से ज़्यादा बार है या एक से ज़्यादा नंबर ऑफ एटम उस एलिमेंट के प्रेजेंट है, यानी ठीक है। चाहो तो जैसे ऑक्सीजन का भी निकाल सकते हो, -2 और -2 टोटल ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, -4 डिवाइड बाय 2 करोगे तो भी कितना आएगा, -2। तो डायरेक्ट वैसे मैंने -2 लिख दिया ऑक्साइड का, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये होता है एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट। और इसमें कंक्लूजन अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर इसमें मैं कंक्लूजन की बात करूं तो कंक्लूजन ये कि अगर आप किसी कंपाउंड का अंदर किसी एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं, अगर वो ऑक्सीडेशन नंबर इंटीजर है प्रॉपर, मतलब पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो फ्रैक्शनल आ रहा है, फ्रैक्शनल मतलब रेशियो में आ रहा है, जैसे इसमें आ रहा है 4/3, अगर वो फ्रैक्शनल है, रेशियो के अंदर है, दैट मीन्स वो क्या है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। अगर मुझे पता नहीं है कि ये किस एलिमेंट का है या वो कंपाउंड क्या है, मुझे नहीं भी पता, मुझे सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर बोल दिया 4/3 आ रहा, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ इसका रिवर्स, कि जिस भी कंपाउंड में ये जिस एलिमेंट का है वो एलिमेंट एक से ज़्यादा एटम प्रेजेंट है उसके, तो एक से ज़्यादा एटम होंगे तभी फ्रैक्शन होगा। हाँ, ऐसा नहीं कि हमेशा फ्रैक्शन हो सकता है, वो नॉर्मल नंबर भी आए, लेकिन फ्रैक्शन हुआ तब तो गारंटीड है कि वो एक से ज़्यादा एटम है ही है। और नॉर्मल भी आ सकता है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे ऑक्सीजन के लिए देख रहे तो आएगा। लेकिन एक मैं बता रहा हूँ कंक्लूजन टाइप, ऐसा भी आप रिवर्स भी सोच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें इसमें, ठीक है, ओजोन O3, ठीक है। अब मैं पहला क्वेश्चन था थोड़ा, ठीक है, तो इतना डिटेल में बताया। अब मैं मेथड 1 M1 M2 करके लिखूंगा डायरेक्ट। M1 में मैथमेटिकल बताऊंगा मैं, ठीक है। तो M1 यहाँ पर मेरे पास है O3 लिखा हुआ है। अब O3 ये मुझे नहीं पता इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो मैंने क्या करा, मुझे नहीं पता, तो मैं तो क्या कर लेता हूँ, X मान लेता हूँ। तो मैंने X मान लिया यहाँ पे। तो 3 एटम है, हर एक का ऑक्सीडेशन स्टेट X है और उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो मैंने लिख दिया बराबर उसके 0, ठीक है। पूरे मॉलिक्यूल को चार्ज नहीं, तो 0 लिख दिया। तो क्या आ जाएगा, 3x = 0, तो x = क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है। दैट मीन ऑक्सीडेशन स्टेट जो आ रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन का, वो आ रहा है 0। M2 स्ट्रक्चर से अगर मैं देखूँ, ठीक है, स्ट्रक्चर से देखूँ तो ओजोन का स्ट्रक्चर O डबल बॉन्ड O, और एक होता है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन के बीच में, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो ये तो कोवलेंट बॉन्ड है और सेम एटम है, तो इनकी वजह से तो कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होगा, इस पर 0 होगा और इस पर भी क्या होगा, 0 होगा। लेकिन यहाँ पर क्या बना रहा है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, जो अभी हमने बात करी थी कि सेम एटम के बीच में भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। तो जो डोनर है उस पर +2 चार्ज आता है और जो एक्सेप्टर है उस पर -2 चार्ज आता है, ठीक है। ये भी हमने देखा था कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर। और इनका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से ऐड कर लो 0 +2
-2 और कितने ऑक्सीजन एटम है 3, तो 0 + 2 -2 ये दोनों क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, 0 + 0 0 ही रहेगा, दैट मीन्स 0 आएगा। और यहाँ से मैंने डायरेक्ट कैलकुलेट करा तब भी क्या आ रहा है 0 ही आ रहा है वो, ठीक है। तो यहाँ से ही प्रूव हो रहा है कि आप देख सकते हो मैथमेटिकल वाइज भी देख सकते हो और स्ट्रक्चर वाइज भी देख सकते हो क्या इसका ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा या नहीं, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, N2 नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड के अंदर अगर मैं बात करूं M1, वरना मैथमेटिकली अगर मैंने देखा तो N2O ये ऑक्साइड है और ऑक्साइड में कोई सुपर ऑक्साइड पर ऑक्साइड तो है नहीं, नाइट्रोजन तो कैसे है, ये एस ब्लॉक एलिमेंट तो है नहीं, तो मैंने यहाँ पर इसका X मान लिया और इसका ऑक्सीजन इन जनरल -2 मान लिया। मैथमेटिकल कैलकुलेट कर ले तो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन एटम उसका ऑक्सीडेशन स्टेट X प्लस 1 ऑक्सीजन एटम उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 = 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x -2 = 0। तो यहाँ पर 2 उधर जाएगा तो x = कितना आ जाएगा +1 आ जाएगा। तो ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा किसका, नाइट्रोजन का। M2 से अगर हम देखें स्ट्रक्चर वाइज, अगर इसको देखें स्ट्रक्चर वाइज देखें अगर, तो N डबल बॉन्ड N और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखना है इसमें N डबल बॉन्ड N और, ठीक है, N नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो स्ट्रक्चर से भी आप निकाल के देख सकते हैं, इसमें कोई आपको दिक्कत आएगी नहीं। तो यहाँ से देखिए आप, नाइट्रोजन के बीच में तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है, तो इनकी वजह से तो कोई चार्ज नहीं आएगा, तो इस पर तो आएगा 0। और इसके बीच में ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसको डोनेट कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, -2 आ जाएगा और यहाँ पर +2 आ जाएगा। इन दोनों की वजह से इधर भी 0 इधर भी 0, तो ऐड करोगे और एवरेज निकालोगे, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ से 0 + 2 / 2 करोगे तो भी क्या आ रहा है +1 आ रहा है और यहाँ से भी +1 आ रहा है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप किसी भी तरीके से कर लो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। तो एक बार वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर लेना तीनों एग्जाम्पल, और कुछ एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फोर्थ देखें, ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्सी एसिड, ठीक है, ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्सी एसिड Br3O8, ठीक है। यहाँ वापस से M1 मैथमेटिकल अगर मैं देखूँ तो Br3O8 ब्रोमीन वापस से नॉन मेटल है, तो मुझे पता नहीं, तो मैंने मान लिया इसका X, ऑक्सीजन के लिए मैंने मान लिया -2। इसको कैलकुलेट करके देख ले, तो यहाँ से 3 ब्रोमीन, X ऑक्सीडेशन नंबर, 8 ऑक्सीजन, -2 ऑक्सीडेशन नंबर = 0। तो ये हो जाएगा 3x -16 = 0, दैट मीन्स x = 16/3, ठीक है। फ्रैक्शनल आ गया इस बार, तो ऐसा नहीं कि फ्रैक्शनल हमेशा आएगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर फ्रैक्शनल आ गया तो गारंटीड है। जैसे यहाँ पे कोई फ्रैक्शनल नहीं है, यहाँ पे कोई फ्रैक्शनल नहीं है, लेकिन फ्रैक्शनल आ गया मतलब ये क्या है, एवरेज ही है, ठीक है। उल्टा भी आप सोच सकते हो। M2 अगर आप चेक करें इसमें स्ट्रक्चर वाइज, तो इसका स्ट्रक्चर देखें, ब्रोमीन ब्रोमीन ब्रोमीन, तीनों ब्रोमीन सिंगल बॉन्डेड होते हैं और हर एक ब्रोमीन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है।
ठीक है, क्योंकि ब्रोमीन मैक्सिमम कितने 7 बॉन्ड बना सकता है, तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ से आप स्ट्रक्चर से क्या निकाल सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं। तो इसमें देख लें, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो डबल बॉन्डेड है तो -2, ऑक्सीजन ब्रोमीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी -2, ये भी -2, तो इन तीनों ऑक्सीजन की वजह से यहाँ पर कितना आ जाएगा, +6 आ जाएगा। फिर इस मिडल, इस पे भी ये -2, इस पे भी ये -2, ठीक है, इधर भी ब्रोमीन है, इधर भी ब्रोमीन, तो इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है, तो इस पे सिर्फ क्या आएगा, +4 आएगा, दोनों ऑक्सीजन की वजह से सिर्फ। सिमिलरली यहाँ पे भी -2, -2, -2, तो तीनों की वजह से यहाँ पे कितना आ जाएगा, +6, इस ब्रोमीन की वजह से नहीं आएगा। और एवरेज आप निकाल ले, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, तो +6, +4 और वापस से +6, और 3 ब्रोमीन है तो 3 से डिवाइड करा तो वापस देखोगे तो कितना आ रहा है, +16/3 आ रहा है यानी, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए इसी तरीके से, ठीक है, इसको कॉपी कर ले एक बार। नेक्स्ट एग्जांपल लिखे, सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट। वीडियो पॉज करके कॉपी कर ले रहे हैं। सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3, ठीक है। इसमें भी सोडियम का फिक्स है, ऑक्सीजन का फिक्स है, सल्फर का वेरिएबल हो सकता है, तो वो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसमें किसका कैलकुलेट करना है, आपको सोडियम का कैलकुलेट करना है यानी, ठीक है। तो M1 मैथमेटिकल देख लेते पहले। मैथमेटिकल देखोगे यहाँ पे तो Na2H2O3, सोडियम एल्कलाई मेटल है, +1 ही होगा। ऑक्सीजन इन जनरल -2, सल्फर का वेरिएबल हो सकता है तो X मान लिया। तो यहाँ से 2 सोडियम हर एक पे +1, 2 सल्फर हर एक पे X, +3 ऑक्सीजन हर एक पे -2 = 0। तो इधर देखें 2 + 2X -6 = 0। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -4, उधर जाएगा तो +4, 4 / 2, तो X = कितना आ जाएगा यहाँ पे, +2। तो यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा, किसका, सल्फर का यानी, ठीक है। फिर स्ट्रक्चर वाइज अगर हम देखें, ठीक है, स्ट्रक्चर देखें इसका Na2H2O3 का यानी, ठीक है। स्ट्रक्चर आप जब देखोगे तो इसमें सल्फर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, और इधर ये वैसे आयनिक बॉन्ड टाइप होता है यानी, ये माइनस है तो यहाँ पे Na+ आ जाएगा यानी। अच्छा सॉरी, इसमें तो ये Na2 2 सल्फर है ना, H2 आ गया, मैंने एक ही सल्फर का बना दिया, गलत हो गई, ठीक है। एक सल्फर और लगाना है तो बस इसमें एक सल्फर और इधर लगा, ठीक है। अब सही है, Na2H2O3 सही है। अब यहाँ पे देखें स्ट्रक्चर वाइज अगर हम देखें, सल्फर और ऑक्सीजन में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो -2, इसकी वजह से यहाँ पर कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा। ये सल्फर और ये सल्फर में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, तो इसकी वजह से यहाँ पे 0, इसकी वजह से यहाँ पे 0। फिर सल्फर ऑक्सीजन की वजह से यहाँ पर क्या आएगा, +1 आएगा, और इधर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो एक -1 ये और एक ऑलरेडी -1, तो टोटल इस ऑक्सीजन पे -2। सिमिलरली क्योंकि मैंने अलग अलग लिख दिया, चाहे तो कई लोग इस तरीके से बॉन्ड बना के Na भी लिख देते हैं, ठीक है, वैसे वो सही नहीं होता है लेकिन लिख देते लोग, लेकिन हाँ O- Na+ भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे -1 और इसकी वजह से एक और +1। तो ओवरऑल सल्फर पे देख 1 2 3 और 4, तो कितना आ जाएगा, +4 आ जाएगा इस पर, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट इसको हटा के +4 लिख देता हूँ।
ठीक है। +4 कैसा है, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन और 2 डबल बॉन्ड, टोटल कितने हो गए 4, तो ये +4। अब एक सल्फर पे +4 आ रहा है और एक सल्फर पे 0 आ रहा है, तो 4 + 0 और कितना ऑक्सीजन है 2, तो भी कितना आएगा 2 आएगा, और यहाँ पे भी देख सकते हो +2 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो इसमें। इसी तरीके से एक होता है सोडियम टेट्राथायोनेट, ठीक है, Na2S4O6, Na2S4O6, ठीक है, इसको कॉपी कर लेना एक बार। सोडियम टेट्राथायोनेट Na2S4O6, ठीक है। वापस से M1 मैथमेटिकल देखें तो इसमें फिर से सोडियम का फिक्स हो गया, सल्फर का वेरिएबल हो गया, ऑक्सीजन का भी ऑक्साइड है तो फिक्स, तो ये +1 x और ये -2, ठीक है। तो यहाँ से कैलकुलेट कर ले मैथमेटिकल, 2 + 1 4 सल्फर हर एक का x, 6 ऑक्सीजन हर एक का -2 = 0। तो +2 और -12 कितना हो जाएगा, -10 उधर जाएगा तो +10 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 2.5 आएगा, ये प्लस का 2.5 आएगा यहाँ से। और स्ट्रक्चर वाइज इसको अगर हम देखते, ठीक है, स्ट्रक्चर वाइज अगर हम इसको देखते तो चारों सल्फर, ठीक है, 4 सल्फर है ना, इस तरीके से जुड़े होते हैं, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, ये माइनस और इधर Na+, इधर भी ये माइनस और इधर Na+, ठीक है। जिस तरीके से परऑक्साइड बॉन्ड होते हैं उसी तरीके से ये सल्फर सल्फर के बीच में यहाँ बॉन्ड होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सॉरी, इसमें देख ले चार्ज, इस सल्फर की बात करो तो 2 इधर ऑक्सीजन से, 2 इधर, कितने हो गए 4 और 1 इधर 5, तो इस पे आ जाएगा +5। इस और इस सल्फर में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0 है तो 0, सेम इसमें 0 है तो इस पर भी 0, फिर इसमें तो 0 है, लेकिन यहाँ से वापस 2 3 4 और 1 5, तो यहाँ पे भी +5, ठीक है। सिर्फ मैंने सल्फर का निकाला क्योंकि मुझे सल्फर का ही चाहिए, तो बाकियों का भी निकाल सकते हैं आप। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 5 + 0 + 0 + 5 डिवाइड बाई कितने सल्फर है 4, तो 10/4 करोगे तो वापस से कितना आएगा 2.5 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन इसमें देख सकते हो कि एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर में क्वेश्चन ये पूछा जाता है, एक तो सिर्फ ये पूछा है उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, तब वो एवरेज निकलेगा नहीं, ठीक है, एक से ज़्यादा बार आ रहा है। लेकिन अगर उसने क्वेश्चन ये पूछ लिया कि इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी, क्या क्या ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है, ठीक है, तब आपको उसमें हर एक एलिमेंट का स्ट्रक्चर आपको पता होगा, तभी आप बता पाओगे। इसी तरीके से, ठीक है, इसको एक बार वीडियो पॉज करके कॉपी कर लेना। इसी तरीके से कुछ कंपाउंड और है, ठीक है, 1-2 कंपाउंड है, उनके बारे में देख लेते। अगर वो कंपाउंड पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं नेचर के अंदर। नेक्स्ट देखिए इसमें 7th, अगर ये कंपाउंड दे दिया आपको Fe3O4 और इसमें पूछा है आपका आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट, इसने पूछा है, ठीक है। तो Fe3O4 में अगर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट आप देखोगे तो मैथमेटिकल अगर मैंने देखा तो Fe3O4 में इसका -2, इसका x हो गया, तो यहाँ से हो जाएगा ये 3x + 4 -2 = 0, तो 3x - 8 = 0, दैट मीन्स x = 8/3। तो वापस से ये क्या आ रहा है, फ्रैक्शनल आ रहा है, और ये क्या है कि एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है।
दूसरी बात, अगर मैं इसकी बात करूँ M2, अब इसमें F3O4 जो है ना, इसमें स्ट्रक्चर तो नहीं है, लेकिन ये एग्जिस्ट कैसे करता है ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो Fe3O4 है ना, ये एग्जिस्ट करता है FeO प्लस Fe2O3 के फॉर्म में। आ रही बात समझ में? ये FeO प्लस Fe2O3 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और एक्चुअल में, क्योंकि अगर मैं बात करूं आयरन का 8/3 कोई ऑक्सीडेशन स्टेट है। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन का लेना या देना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना है, डोनेट करना है। तो इलेक्ट्रॉन कभी फ्रैक्शन में तो कभी टूट के जाता नहीं है, तो अगर फ्रैक्शन में आ रहा है तो वो किसका आता है? एवरेज आता है। तो यहाँ पे Fe3O4 है ना, वो एक्चुअल में यहाँ पे FeO प्लस मतलब +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। वैसे मैं डायरेक्ट बोल दिया कैसे कि ऑक्सीजन यहाँ पर है -2, तो ऑब्वियस सी बात है ये अपना आप क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। तो मैथमेटिकल इसका भी कैलकुलेट करोगे तो ये कितना कैलकुलेट होके आएगा? +2। ठीक है, इसी तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, जैसे इसमें करा। यहाँ पे ऑक्सीजन अगेन -2 है, इसको x मान के कैलकुलेट कर लो। ठीक है, जैसे दोनों में कर सकते हो आप, लेकिन मैंने एक ही बता, जैसे इसमें तो डायरेक्ट बता ही दिया FeO, ये -2 है तो अपना +2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये -2 है क्योंकि एक ही के एटम था, लेकिन यहाँ पे 3 एटम या 2 एटम है, तो मैथमेटिकल कैलकुलेट कर लो Fe2O3 के लिए। तो देखना Fe2O3 के लिए जब कैलकुलेट करोगे तो ये तो हो गया x और ये हो गया -2, तो 2 आयरन x ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 3 -2 ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर -6 उधर जाएगा तो +6, तो x इक्वल्स टू कितना आएगा? +3 आ जाएगा डायरेक्ट। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? +3 हो गया। इसमें +2 है, इसमें +3 है, और ये +3 किसका? दोनों का है, ये एवरेज आ रहा है, मतलब दैट मीन्स एक दोनों आयरन का +3 आ रहा है। तो अगर मैं एवरेज इसमें निकालूंगा, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर अगर मैं निकालूं, तो क्योंकि Fe3O4 कैसे एग्जिस्ट कर रहा है? FeO प्लस Fe2O3, तो FeO के अंदर तो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2, तो एक ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +2। दूसरे के अंदर क्या है? +3, और +3 दोनों का आ रहा है एवरेज। ठीक है, तो ये दोनों का एवरेज आ रहा है, तो दोनों का दो एटम दे रखे, तो दोनों का +3 लिखा, तो +3 + +3 + +2 कितना हो जाएगा? डिवाइड बाय 3 आयरन एटम है, तो 8/3। तो यहाँ से डायरेक्ट करा तो भी 8/3 आ रहा है, और अलग अलग करके करा तो भी 8/3 आ रहा है। लेकिन हाँ, अगर ये पूछ लिया कि आयरन का उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या पॉसिबल है, तो +2 और +3, 8/3 नहीं, 8/3 तो उन सबका एवरेज आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से एक कंपाउंड और देख ले इसमें। ठीक है, कॉपी कर लेना इसको सेम। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप खुद से ट्राई करना इसको। Mn3O4, ठीक है, मैग्नीज का ऑक्साइड है ये, क्योंकि मैग्नीज डी ब्लॉक एलिमेंट है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है। तो इसी तरीके से Mn3O4, ठीक है, सेम मैं बता देता हूँ। Mn3O4 में क्या है? MnO प्लस Mn2O3 एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मैथमेटिकल चेक करोगे तो वापस डायरेक्ट क्या आएगा? इसको क्या मान लेना? -2 मान लेना, इसको x मान लेना। यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे तो x की वैल्यू आएगी वापस से सेम ही है, क्योंकि तो वापस से कैलकुलेट होके आएगी 8/3। ठीक है, इसको खुद से कर लेना, मैं कर नहीं रहा हूँ क्योंकि ऐसा ही टाइप का मैंने बता दिया। यहाँ से इसको कैलकुलेट करोगे तो ये -2 है, तो अपने आप ये क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। एक ही एटम है, तो जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव होना ही है। सिमिलरली यहाँ पे ये -2 है, इसको वापस से कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आएगा कैलकुलेट होके? ये +3 आएगा, या क्रॉस मल्टीप्लाई करके जैसे मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, इसका 3 और उसका 2, अपना पहले जो लिखा होता है कैटायन पॉजिटिव आ जाएगा, और बाद में जो लिखा होता है वो एनायन। और एक कंपाउंड और देखें इसमें, Ki3। ठीक है, Ki3 का अगर अब मैं बात करूं तो Ki3 में भी ये है। Ki3 के अंदर, चलो डायरेक्ट एक बार वैसे कर लेते इसको। इसमें पोटेशियम का तो फिक्स हो गया, कितना? प्लस ही होता है, इसका मुझे नहीं पता तो x मान लिया मैंने। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो एक पोटेशियम का +1
प्लस 3 आयोडीन का पता नहीं तो x इक्वल्स टू कोई 4 नहीं तो 0। तो x को आप जब कैलकुलेट करेंगे x आएगा यहाँ पे -1/3 कैलकुलेट होके आएगा। ठीक है, ये कितना कैलकुलेट होके आ रहा है -1/3। अब अगर मैं ये कंपाउंड की अगर बात करूँ तो ये एवरेज आ रहा है आयोडीन का, 3 आयोडीन है, तो ये कंपाउंड एग्जिस्ट कैसे करता है? तो ये जो कंपाउंड है Ki3 ये एग्जिस्ट करता है Ki + I2 के फॉर्म में। अब यहाँ से देखना पोटेशियम का तो फिक्स है पॉजिटिव, अब एक कैटायन है और दूसरा एक ही एलिमेंट है तो अपने आप ये प्लस है तो ये अपना आप क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। और I2 अब अपने आप में क्या हो गया, एक प्योर कंपाउंड हो गया, अलग से हो गया कंपाउंड, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट तो क्या होगा अपना आप 0 होगा, यानी मतलब दोनों आयोडीन का क्या होगा 0 होगा। मतलब आयोडीन का अगर आपको स्ट्रक्चर भी चाहिए तो ऐसे ही तो स्ट्रक्चर होगा इसका, तो इसका भी 0 इसका भी 0, एवरेज निकालो तो भी 0। हाँ, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर जब इनका निकालोगे, AON निकाला मैंने आयोडीन का, तो आयोडीन का यहाँ पर कितना दे रखा -1 प्लस दोनों आयोडीन का क्या होगा 0 0 0 + 0 और टोटल आयोडीन कितने 3, तो भी देखोगे तो -1/3 कैलकुलेट होके आ रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना कुछ आयोनिक कंपाउंड टाइप के इस तरह के इन सब में एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। ठीक है, तो इसको एक बार कॉपी कर ले आप वीडियो पॉज करके। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के कुछ स्पेशल्स कंपाउंड की। स्पेशल कंपाउंड का मतलब क्या है कि ये चैप्टर से जब स्टार्ट करा था, ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर मैंने बोला था कि मैथमेटिकल तरीके से जो हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं वो सब जगह एप्लीकेबल नहीं होता है। नहीं, ठीक है, वो समझ में भी आ गया होगा। अभी कुछ एग्जांपल्स हमने जो करे एवरेज वाले हैं वैसे, है ना, और वो बताता भी है तो क्या बताता है, एवरेज बताएगा, एग्जैक्ट एक एटम का नहीं बताएगा। तो अगर मुझे स्ट्रक्चर पता है हर एक कंपाउंड का तब कभी कोई गलती नहीं होगी, वो 100% सही होगा नहीं। लेकिन अगर नहीं पता, मैथमेटिकल कैलकुलेट करने की कोशिश करिए तो वो एवरेज बताएगा और इंडिविजुअल पूछ लिया तो नहीं पता लगेगा। एक तो ये लिमिटेशन है। दूसरी ये कि कुछ में तो कैलकुलेट करेगा ही गलत। गलत क्यों करेगा? क्योंकि मैथमेटिक्स में तो उसको नहीं पता स्ट्रक्चर में कौन सा बॉन्ड कहाँ जुड़ा हुआ है। उसने तो हमने जो रूल्स बनाए, ठीक है, उस रूल्स के अकॉर्डिंग वहाँ पर हमने वैल्यू रखी और वो गलत बता देगा। तो कुछ स्ट्रक्चर है स्पेशल 3-4, उनको आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा क्योंकि उनके स्ट्रक्चर से ही आपको एग्जैक्ट क्या पता लगेगा, उनका ऑक्सीडेशन नंबर पता लगेगा। जैसे पहला एग्जांपल अगर मैं लूँ, ठीक है, तो H2SO5, H2SO4 का नाम सुना होगा आपने, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, उसमें एक ऑक्सीजन और ऐड कर दिए, H2SO5 आ गया। अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन आप बताइए, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, तो हाइड्रोजन का, ठीक है, सल्फर ऑक्सीजन दोनों क्या नॉन मेटल है, तो हाइड्रोजन का इन जनरल क्या लेंगे प्लस, ऑक्सीजन का क्या लेंगे -2 और सल्फर का मैंने ले लिया x। तो अगर मैंने मैथमेटिकल कैलकुलेट करा इसमें, ठीक है, मैथमेटिकल अगर मैंने कैलकुलेट करा तो एक बार इसको चेक कर ले। यहाँ से 2 हाइड्रोजन हर एक पे +1, 1 सल्फर, x ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 5 ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल्स टू 0। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा +2, ये आएगा -10, दैट मीन x उधर जाएगा तो ये आएगा +8। ठीक है, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहा +8। क्या ये +8 सही है? तो अगर किसी ने पहला लेक्चर ध्यान से देखा होगा, रूल्स जिसको याद होगा, तो मैंने बताया था ऑस्मियम, रुथेनियम और जिनॉन के अलावा कोई एलिमेंट नहीं है जिसका मैक्सिमम, ठीक है, हमने बोला था किसी भी कंपाउंड के अंदर एक एलिमेंट का, ठीक है, कोई सा भी हो पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट हो, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है उसका +8 है, उससे ज़्यादा पॉसिबल है ही नहीं। और उसमें मैंने बता दिया था ऑस्मियम, रुथेनियम या फिर जिनॉन हो सकता है। ये तो सल्फर है, सल्फर का +8 पॉसिबल ही नहीं। दैट मीन्स जो मैथमेटिकल हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो क्या है, यहाँ पर ये गलत आ रहा है। तो कैसे करें? तो हमें इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, इसलिए हमने इसको स्पेशल कंपाउंड में कंसिडर करा है कि अगर स्ट्रक्चर पता होगा तब हम इसको सही बता पाएंगे, अदरवाइज ये हमेशा हमें गलत ऑक्सीडेशन स्टेट बताएगा सल्फर का। तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो यहाँ पे O, यहाँ पर H, यहाँ पर भी क्या H लगा दो तो वो बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसमें एक परऑक्साइड बॉन्ड, मतलब एक ऑक्सीजन बॉन्ड और आ जाता है O5 होने से, ये H2SO5 का स्ट्रक्चर है। यहाँ से अब हम अगर हम कैलकुलेट करें, ठीक है, यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो हाइड्रोजन पे +1, इस पे क्या आएगा -1, इस बॉन्ड की वजह से ये दोनों परऑक्साइड और ऑक्सीजन है तो इसकी वजह से कोई इस पे चार्ज नहीं आएगा। सल्फर और ऑक्सीजन की वजह से यहाँ पर आएगा -1, तो इस पे कितना आएगा +1।
अब सल्फर पे एक साथ लिख दे रहा हूँ मैं, चारों तरफ क्या लगे हुए, ऑक्सीजन लगे हुए, और 1 2 3 4 5 और 6 बॉन्ड है, तो 6 बॉन्ड की वजह से सल्फर पे कितना आएगा, +6 आएगा, इस पे इधर -2 आएगा, इधर -2 आएगा, फिर सल्फर और हाइड्रोजन की वजह से दोनों पे यहाँ पर क्या आएगा, -2 आएगा, और यहाँ पे +1 आएगा। तो स्ट्रक्चर से हमें पता लग रहा है कि सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना आ रहा है, +6 आ रहा है, और मैथमेटिकल क्या आ रहा है, वो +8 आ रहा है, इसलिए वो क्या है, गलत है। इसलिए कुछ इस तरीके की कंपाउंड है जिसमें अगर मेरे को स्ट्रक्चर पता होगा तभी मैं क्या करूँगा, सही बता पाऊँगा, अदरवाइज वो गलत ही आएगा यानी, ठीक है। इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर H2S2O8, H2S2O8, ठीक है, H2S2O8। वापस से मैथमेटिकल अगर मैं इसमें कैलकुलेट करूं, ठीक है, तो इसका -2 ले लिया, सल्फर का X ले लिया, इसका +1 ले लिया, तो यहाँ से जब मैं कैलकुलेट करूँगा 2 + 1 + 2 X + 8 इंटू -2 = 0। यहाँ से जब कैलकुलेट करूँगा तो ये आएगा +2, ये आएगा -16, तो हो जाएगा -14, उधर जाएगा तो +14 / 2 तो आएगा 7। तो X = वापस से सल्फर का ऑक्सीडेशन आ रहा है +7, जो कि क्या है, गलत है। सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकता है, 6 हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये 16 ग्रुप का है और उसमें मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6, तो 6 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो कभी भी 7 तो नहीं हो सकता है, 6 बॉन्ड बनाएगा तभी तो 6 बॉन्ड, या तो उसमें से क्या करेंगे, वो खुद विड्रॉ करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, या फिर उसमें क्या करेगा, वो पुश करेगा, मतलब डोनेट करेगा, ठीक है। डिपेंड करता है सराउंडिंग एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव या नहीं है। तो वापस इसका स्ट्रक्चर मुझे पता होना चाहिए। तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है HOS डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसमें परऑक्साइड बॉन्ड आता है ऑक्सीजन का, और ये H2S2O8 1 2 3 4 5 6 7 8, ये H2S2O8 का क्या है, स्ट्रक्चर है। फिर से ऑक्सीडेशन स्टेट देखें इसमें सल्फर की, तो +1 इन दोनों की वजह से यहाँ पे -2, 1 2 3 4 5 6, इस पर भी आ रही +6, इसकी वजह से यहाँ पे आएगा -1, इसकी वजह से इस पर आएगा -1 -2, ठीक है। खुद से आप कर लेना, 1 2 3 4 6 बॉन्ड है, तो इस पर भी कितना आ रहा है, +6 आ रहा है, यहाँ पे -2, इन दोनों की वजह से यहाँ पे भी -2 और यहाँ पे भी -2। तो यहाँ पे दोनों सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है, +6, और एवरेज भी निकालोगे, ठीक है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालोगे सल्फर का, तो +6 2 एटम में डिवाइड हो रहा है, तो भी कितना आएगा, +6 ही आएगा, सही है। इसी तरीके से नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखें इसमें CrO5, ठीक है, ब्लू कलर का कंपाउंड होता है, डी ब्लॉक में हम इसको पढ़ेंगे। इसमें भी अगर आप जब कैलकुलेट करोगे, ठीक है, कैलकुलेट करोगे तो क्रोमियम इसका -2 मान लेते हैं, इसका X मान लेते हैं। मैथमेटिकल जब हमने कैलकुलेट करा तो एक एटम है, X ऑक्सीडेशन स्टेट है, +5 ऑक्सीजन है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, 0। तो ये हो जाएगा X = +10, तो +10, तो क्रोमियम क्या किसी भी एलिमेंट का हो ही नहीं सकता 8 से ज़्यादा, तो ये फिर से गलत है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ध्यान रखना, Cr डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन, ठीक है, इसको बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बोलते हैं इसका। क्रोमियम एक ऑक्सीजन के साथ तो डबल बॉन्डेड होता है, और ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन, इस तरीके का एक साइक्लिक कंपाउंड बनाता है, इधर 2, तो ये बटरफ्लाई टाइप, मतलब बटरफ्लाई, ठीक है, 2 जो उसके पंख होते हैं उस तरीके से दिखता है, तो इसलिए इसको बटरफ्लाई स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात करें यहाँ क्रोमियम की, तो इन 2 ऑक्सीजन की वजह से, डबल बॉन्डेड की वजह से, तो यहाँ पे क्या आएगा, -2, मतलब टोटल सारे बॉन्ड किसके साथ है, क्रोमियम के साथ, तो देखना 1 2 3 4 5 6, तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा इसका। यहाँ पर इसकी वजह से -2 इस ऑक्सीजन पे -1, क्यों, क्योंकि इसके साथ ही होगा, इसके साथ तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं, सेम ही एलिमेंट है, इस पर भी -1, इन सब पे क्या आ जाएगा, -1,
तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +6 होता है। और एक लास्ट और देख लें इसमें, HNO3 का नाम आपने सुना है नाइट्रिक एसिड, इसी तरीके से होता है HNO4, ठीक है, पर नाइट्रिक एसिड। इसमें भी सेम है, नाइट्रोजन का जब ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालोगे, ठीक है, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो उसकी वैल्यू आएगी -2 यहाँ से, x इसको ले ले, +1 यहाँ से ले ले, कैलकुलेट जब आप करेंगे तो 1 × +1 + 1 × x + 4 × -2 = 0। तो यहाँ से जब कैलकुलेट करोगे तो 1 तो कितना आ जाएगा, -7, तो ये आ जाएगा +7। तो +7 नाइट्रोजन की मैक्सिमम क्या पॉसिबल हो सकती है, +5 पॉसिबल हो सकती है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन 15 ग्रुप के अंदर और उसके अंदर 5 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन तो वैसे क्या करता है, 3 या 4 ही बॉन्ड बना सकता है, 5 तो वैसे भी नहीं बना सकता। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा तो भी 5 ही हो पाएगी मैक्सिमम। तो फिर से ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जब आप देखोगे तो यहाँ पे नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर है सेम वैसा ही इसका है, एक डबल बॉन्ड होता है, एक नाइट्रोजन ऑक्सीजन का कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। यहाँ पे O और H लगा दूँ तो नाइट्रिक एसिड बन जाएगा, लेकिन इसमें एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है तो वो एक परऑक्साइड बॉन्ड है। तो जहाँ पे भी आप देख रहे होंगे परऑक्साइड बॉन्ड आ रहे हैं, यहाँ पे भी परऑक्साइड बॉन्ड है, यहाँ पे भी परऑक्साइड परऑक्साइड परऑक्साइड, तो जहाँ पे भी परऑक्साइड बॉन्ड आ रहे हैं वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट मैथमेटिकल हमेशा जनरली क्या आता है, गलत ही आता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर आपको ध्यान होने चाहिए, तो इसमें ध्यान रखें। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जब कैलकुलेट करेंगे तो इन दोनों की वजह से यहाँ पर क्या आएगा, -2, इस पे -2 तो इधर आएगा +2। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन के, और नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन से, तो यहाँ पर फिर +2 और इस पे क्या आएगा, -2 आएगा, ठीक है। और इसकी वजह से भी, तो इन दोनों की वजह से यहाँ पे +2, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से यहाँ से +2 और एक इस सिंगल बॉन्ड की वजह से यहाँ पे +1, तो टोटल कितना आ जाएगा, +5। इस पे कितना आएगा, -1, और इस पे ऑक्सीजन की वजह से -1 और इस पे +1, तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि सही है मैक्सिमम हो सकता है, +7 गलत है। तो ये सारे वही स्ट्रक्चर है जिसमें परऑक्साइड बॉन्ड आ रहा है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में। तो ऐसे स्ट्रक्चर में आपको स्ट्रक्चर से ही पता लगेगा, मैथमेटिकल कैलकुलेट करोगे तो आपको गलत ही मिलेगा, ठीक है। तो इन स्ट्रक्चर्स को आप याद रखना है, ठीक है। तो एक बार इसको वीडियो पॉज करें और कॉपी कर लें। थैंक यू क्लास।